पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जहां दशकों से ये माना जाता था कि सत्ता की मर्जी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन 2026 के चुनावी नतीजों ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। 15 साल पुराना एक अभेद्य राजनीतिक किला देखते ही देखते अचानक ढह गया। सच कहूं तो ये कोई मामूली हार जीत नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम ठीक इसी घटना की जड़ों तक जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर ग्राउंड पर ऐसा क्या बदल गया जिसने दशकों पुरानी राजनीतिक सोच को जड़ से उखाड़ फेंका। इस पूरी पिक्चर को साफ साफ समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले वो चौंकाने वाला बदलाव, फिर जनता के गुस्से का असली कारण, गहराता हुआ आर्थिक संकट, बदलते सामाजिक समीकरण और आखिर में बात करेंगे नई सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द शॉकिंग शिफ्ट। बंगाल चुनाव का वो उलटफेर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा 2021 के वक्त को याद कीजिए। सत्ताधारी दल का पूरे राज्य पर एक छत्र राज था। उस वक्त ऐसा लगता था मानो इस राज्य में उनका कोई मजबूत विकल्प कभी पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन 2026 आते आते हवा का रुख कुछ ऐसा बदला कि पूरा राजनीतिक नक्शा ही पलट गया। जो सत्ताधारी दल कभी अजेय लगता था वो अचानक सिमटता हुआ नजर आया और विपक्षी दल ने एक ऐसी तेज छलांग लगाई जिसने सारे राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया। और ये छलांग कितनी बड़ी थी? 120 से भी ज्यादा सीटों का सीधा स्विंग। आप खुद सोचिए, किसी भी राज्य में इतने बड़े मार्जिन से सीटों का इधर से उधर होना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मतदाता किसी एक छोटी मोटी बात से नाराज नहीं थे, वो पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना चाहते थे। और इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही देता है ये आंकड़ा। विपक्षी दल ने लगभग 48% वोट शेयर अपने नाम कर लिया। जब कोई पार्टी 50% के इतने करीब पहुंच जाती है ना, तो उसका मतलब सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका है। लोगों ने सिर्फ विरोध में वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक नई दिशा को खुलकर अपनाया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक हुआ कैसे? आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, वो चिंगारी जिसने इस पूरे बदलाव को जन्म दिया, महिला सुरक्षा और जनता का आक्रोश। इस गुस्से की शुरुआत होती है संदेश खाली से। वहां से सामने आई खौफनाक कहानियों ने राज्य की महिलाओं को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। लोगों का गुस्सा भी शांत भी नहीं हुआ था कि आरजी कर अस्पताल की डरावनी घटना ने बचे खुचे भरोसे को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। और इसके बाद प्रशासन का रवैया, वो आग में घी डालने जैसा था। पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाने के बजाय ऐसे रक्षात्मक बयान आने लगे कि महिलाओं को रात में बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। इन घटनाओं ने एक स्थानीय दुख को पूरे राज्य के चुनावी विद्रोह में बदल दिया। जब सिस्टम से न्याय मिलने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब जनता खुद सिस्टम बनने निकल पड़ती है। इफ द सिस्टम फेल्स, बी द सिस्टम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सोशल मीडिया से निकलकर इस चुनाव की असली आत्मा बन गया था। जरा सोचिए, आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ के बारे में। जब इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें सिर्फ खोखली राजनीति मिली, तो उन्होंने याचक बनकर रोने के बजाय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और नतीजा, पानीहाटी जैसी सीट पर जो सत्ता का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती थी, वहां उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये जीत चीख चीख कर कह रही थी कि आप चंद सरकारी योजनाओं के पैसे देकर महिलाओं के उस डर और गुस्से को नहीं खरीद सकते। कहानी सिर्फ भावनाओं की ही नहीं थी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर, स्ट्रक्चरल डिके, यानी सिस्टम का अंदरूनी खोखलापन और गहराता आर्थिक संकट। बंगाल की राजनीति में कचमनी और सिंडिकेट राज जैसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा बन चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निचले स्तर पर हालात इतने खराब थे कि हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ रहा था। इस रोज रोज की वसूली और तानाशाही रवैये ने राज्य की लोकल इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। बाहर से देखने पर सत्ता का किला भले ही कितना भी मजबूत क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस रोजमर्रा के भ्रष्टाचार ने उसे दीमक की तरह चाट लिया था। नतीजा ये हुआ कि राज्य में नई फैक्ट्रियां और उद्योग आना तो दूर की बात, जो थे वो भी संघर्ष कर रहे थे। युवाओं में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। मजबूरी में लाखों युवाओं को अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई और गुजरात की तरफ पलायन करना पड़ा।
लेकिन जब चुनाव का वक्त आया और ये प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे तो वो चुप नहीं रहे। वो अपने साथ दूसरे राज्यों के विकास की कहानियां लेकर आए। इसी तुलना ने डबल इंजन के विकास की एक भारी मांग खड़ी कर दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ मुफ्त राशन से उनके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला। उन्हें अपने ही राज्य में सम्मानजनक नौकरियां चाहिए थीं। यहीं से हमारा चौथा पॉइंट उभर कर आता है, डेमोग्राफिक रीअलाइनमेंट, यानी वो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण जो इस बार पूरी तरह से पलट गए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर भद्रलोक यानी राज्य का वो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं ने अचानक अपनी वफादारी क्यों बदल दी? इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा और भविष्य की आकांक्षा। कोलकाता के डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रोफेसरों का शिक्षण संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार को देखकर पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। वही अल्पसंख्यक युवाओं का एक बड़ा तबका अब पुरानी डर की राजनीति से बाहर निकलना चाहता था। उन्हें पहचान की राजनीति से ज्यादा अब मॉडर्न एजुकेशन और अच्छी नौकरियों की फिक्र थी। अगर हम राज्य के नक्शे को देखें तो उत्तर और दक्षिण बंगाल के दर्द अलग अलग थे। उत्तर बंगाल के इलाके जैसे सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है, वहां विकास के फंड्स ही नहीं पहुंच रहे थे। और दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल, जो सत्ता का असल केंद्र था, वहां की जनता रोजमर्रा की वसूली, सिंडिकेट राज और चरम भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी थी। बीमारियां भली अलग अलग थीं, लेकिन दोनों हिस्सों ने मिलकर इलाज एक ही चुना, बदलाव। और सिर्फ क्षेत्र ही नहीं, जातीय समीकरणों ने भी इस बार बड़ा खेल किया। मतुआ, नामशूद्र, राजवंशी और कई अन्य ओबीसी समुदायों को लंबे वक्त से ये लग रहा था कि उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह किया जा रहा है और उनके असली अधिकारों को किनारे कर दिया गया है। जब इन हाशिए पर पड़े समुदायों को विपक्ष में एक बेहतर भविष्य, सम्मान और अपनी समस्याओं का सीधा समाधान नजर आया तो उन्होंने बिना झिझक अपनी निष्ठा बदल ली। इस एक शिफ्ट ने पूरे चुनावी गणित को उलट कर रख दिया। लेकिन देखिए, 15 साल से जमे हुए सिस्टम को उखाड़ना इतना भी आसान नहीं था। विपक्ष को इसके लिए बहुत ही तगड़ी और सधी हुई रणनीति बनानी पड़ी। सबसे पहले उन्होंने जमीनी स्तर पर पन्ना प्रमुखों की एक पूरी फौज उतार दी, जिन्होंने घर घर जाकर सीधा संवाद किया। दूसरा, उन्होंने उस डर के माहौल को तोड़ा जो बंगाल की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई रही है। कार्यकर्ताओं ने वोटरों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। और तीसरी, सबसे अहम बात, सत्ता पक्ष हमेशा बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड खेलता था। विपक्ष ने इस आमा बांग्ला के नैरेटिव को ही बदल दिया। उन्होंने बंगाली अस्मिता को सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आधुनिक भारत के विकास और सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ दिया, जो जनता को सीधे अपील कर गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, द रोड अहेड। ऐतिहासिक जीत तो मिल गई, लेकिन अब नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? जीत का जश्न अपनी जगह है, लेकिन नई सरकार को एक कांटों भरा ताज मिला है। उन्हें एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकनी है। उन बंद पड़े कारखानों के ताले खोलने हैं, ताकि लाखों युवाओं को उनके घर वापस लाया जा सके। सिस्टम की रग रग में फैल चुके सिंडिकेट राज के उस जहरीले जाल को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था को इतनी सख्ती से लागू करना है कि सड़क पर चलने वाला हर आम इंसान, हर महिला खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं रह सकते, ये वो अग्नि परीक्षा है जिससे नई सरकार को अब हर दिन गुजरना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जाते जाते हम एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या बंगाल में आया ये इतना बड़ा राजनीतिक भूकंप कोई स्थायी वैचारिक बदलाव है? क्या बंगाल सच में मुख्यधारा की राजनीति की ओर हमेशा के लिए लौट आया है, या फिर ये सिर्फ एक कुशासन के खिलाफ उठा हुआ तात्कालिक गुस्सा था? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये तो नई सरकार के काम और आने वाले वक्त के पन्नों में ही छिपा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।